पंचायत चुनाव और पंचायतों का परिसीमन, आज इस पर एक अपडेट आपको देंगे। आखिर इस पर आगे अब क्या हो रहा है। तो इसके अलावा पंचायतों का परिसीमन और पंचायतों का चुनाव, इस पर आज चौतरफा चर्चा होगी, जिससे अब तक की क्या स्थिति है इसके बारे में आप भी अवगत हो सकेंगे। स्वागत है आपका, मैं शशि भूषण। आज आपको मैं बता दूं कि राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर पर परिसीमन को लेकर गाइडलाइन तैयार हो रही है। यानी परिसीमन कैसे कराया जाएगा, क्या उसका ड्राफ्ट होगा, क्या दिशा निर्देश दिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग परिसीमन की गाइडलाइन बनाने में जुट गया है। तो अब जब तक गाइडलाइन नहीं आ रही है तब तक तो अभी वर्तमान जो स्थिति है हम उस पर ही चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ अपने सुधी पाठकों का भी, जो दर्शक हैं हमारे, उनके मन में बहुत सारे सवाल है, उसका भी जवाब देना है। आज की खास चर्चा इन्हीं बातों पर। तो आज खास करके हम चार बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इसके चार पक्ष कौन कौन हैं। एक तो पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश हैं, उनका जो बयान आ रहा है उस बयान का हम थोड़ा विश्लेषण करेंगे। इसमें पंचायती राज विभाग का जो गाइडलाइन है और पंचायती राज विभाग का आदेश है वह क्या है। एक इसका तीसरा पक्ष है, वह नगर विकास एवं आवास विभाग है, उसकी क्या स्थिति है। और इसमें चौथा जो पक्ष है वह राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, जो राज्य निर्वाचन आयोग को ही सारे कामों को, चाहे चुनाव कराना हो या परिसीमन कराना हो, सबकी जिम्मेवारी राज्य निर्वाचन आयोग की है। तो मित्रों, आज मैं चर्चा करने से पहले, इस बात को बढ़ाने के पहले अपने कई दर्शकों के सवाल को, थोड़ा उनके मन में जो आशंका है उस पर मैं चर्चा कर लूं। इसमें जो सवाल किया गया है, एक कुणाल पटेल जी हैं, मुझे नहीं मालूम कहाँ से आप देख रहे हैं मेरे वीडियो को, और कुणाल पटेल जी का जो सवाल है, उनका कहना है कि जो चुनाव या परिसीमन हो वह 2026 की जनसंख्या के आधार पर हो, और उनका मांग है कि चुनाव समय पर हो। यानी 2026 में अगर चुनाव निर्धारित है तो यह चुनाव 2026 में ही हो। इसी तरह से परशुराम प्रसाद, उनका भी अपनी मांग है। उनकी अपनी कमेंट में उन्होंने कहा है कि समय से चुनाव कराया जाना चाहिए। अगर समय से चुनाव नहीं होता है तो यह संविधान का उल्लंघन है। इसके अलावा ये दहरी राय जी हैं, उनका कहना है कि बजट को देखकर परिसीमन कराना चाहिए। सोनू कुमार, उनकी राय है कि परिसीमन नहीं, सरकार कोर्ट में आने की तैयारी है। मैं बीच बीच में सारे अपने दर्शकों की राय प्रकट करूंगा, उसके बाद उस पर जवाब भी दूंगा। पहले एक व्यापक विश्लेषण की आखिर तस्वीर क्या है और क्या भ्रम की स्थिति कैसे पैदा हुई है। मंत्री दीपक प्रकाश सज्जन आदमी है, मुझसे भी व्यक्तिगत उनके आत्मीय लगाव है। तो मंत्री दीपक प्रकाश जी दो बात कह रहे हैं। एक तो यह नहीं कह रहे हैं कि चुनाव समय पर नहीं होगा, उनका कहना है कि चुनाव समय पर होगा। दूसरा उनका बयान है कि परिसीमन भी होगा। पहले परिसीमन होगा, परिसीमन कराया जाएगा और इसके आधार पर नया रिजर्वेशन लागू होगा। तो परिसीमन होगा, उसके बाद रिजर्वेशन नए सिरे से लागू होगा, यह उनका बयान है। चुनाव आप समय पर कराने की बात कर रहे हैं, यानी दिसंबर में चुनाव है तो चुनाव की तैयारी करने के लिए अभी से ही लग जाना होगा, क्योंकि समय पर चुनाव कराने के लिए अगस्त में प्रक्रिया शुरू करनी होगी, तब जाके दिसंबर में आपका चुनाव पूरा होगा। अब आइए, वह कह रहे हैं परिसीमन होगी,
तो परिसीमन का जो आदेश है सरकार का यानी पंचायती राज विभाग का, वह अब राज्य निर्वाचन आयोग के पास पहुंच गया है और राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तैयारी और उस कैसे कराना है, क्या कराना है, हाई कॉन्फिडेंशियल लेवल पर उसकी तैयारी और गाइडलाइन तैयार कर रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग अगर गाइडलाइन तैयार कर लेता है तो यह पूरी गाइडलाइन जिलों को भेज दी जाएगी, क्योंकि जिलों को ही परिसीमन का काम कराना है। तो परिसीमन भी अगर आप करा रहे हैं और समय पर भी चुनाव, चूंकि मंत्री जी बोल रहे हैं, तो यह दोनों काम मात्र 1-2 माह में अगर नहीं होता है तो चुनाव निर्धारित समय से टलना प्रतीत हो रहा है कि चुनाव टल जाएगा, क्योंकि परिसीमन में बहुत बड़ा एक्सरसाइज करना है। क्योंकि जो गाइडलाइन आपने दिया है उसके अनुसार, अगर एक्ट के अनुसार आपको वार्ड, फिर उसके बाद ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, इसके अलावा जिला परिषद, इसके चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण करना है और यह पूरी तरह से 2011 की जनसंख्या पर करना है। तो यह बड़ा टास्क है। अब कौन सा, कई इसमें विशेषज्ञ कह रहे हैं या कुछ जानकार कह रहे हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मदद लेने की तैयारी में है। तो पहले गाइडलाइन बन जाए, फुल प्रूफ गाइडलाइन बन जाए, उसके बाद अगर समय पर यह गाइडलाइन और परिसीमन का काम हो जाता है तो आप दिसंबर में चुनाव करा सकते हैं, दिसंबर तक चुनाव करा सकते हैं। मंत्री जी, अगर इतनी फास्ट व्यवस्था हुई तो इसका एक दूसरा भी पक्ष है, वह है नगर विकास एवं आवास विभाग। नगर विकास एवं आवास विभाग वह अपने अनुसार से नगर निकायों का चयन करता है और उसकी भी रिपोर्ट मांगता है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने मार्च तक तय कर दिया है कि हमको कोई परिसीमन नहीं करना है, और नगर विकास एवं आवास विभाग जिस समय भी अपने नए निकायों का गठन करता है या रिपोर्ट मंगाता है, उसकी घोषणा करता है, तो उसमें पंचायती राज विभाग का कहीं से परामर्श नहीं लिया जाता। वह सीधे जनसंख्या तय करता है, उसकी चौहद्दी तय करता है, उसके बाद उसका ड्राफ्ट प्रकाशित करता है, जनता की राय मांगता है, और जनता की राय, दावा, आपत्ति समाप्त करने के बाद उस चीज़ों को फाइनल करके उसको या तो नगर पंचायत घोषित कर देता है। अगर अन्य क्षेत्रों को उसमें जोड़ना है तो फिर उसका क्षेत्र विस्तार करता है। सारी प्रक्रिया में नगर विकास एवं आवास विभाग जो है वो जिलाधिकारी के माध्यम से प्रारूप प्रकाशित करता है, दावा आपत्ति प्रकाशित करता है, उसके बाद अंतिम सूची प्रकाशित करता है, तब चुनाव की प्रक्रिया वहां शुरू होती है। और इसमें पंचायती राज विभाग से कोई मदद नहीं ली जाती है। वह जिलाधिकारी के रिपोर्ट पर नए नगर निकायों का गठन कर देता है। यह एक सबसे बड़ी पेच है, और आप इसको ऐसे समझ लें, नगर विकास विभाग द्वारा हाल ही में एक पत्र भेजा गया है जो आंतरिक रूप से नगर निकायों को जो गठन करना है उसमें कहा है कि जिलों को लिखा है नगर निकाय की कुल जनसंख्या, कुल कर्मियों यानी वहां कितने वर्कर हैं, किसी भी नगर निकाय को घोषित करने के लिए उसमें जनसंख्या और वहां जो वर्कर हैं वह उनकी जीविका क्या है यह निर्धारित करती है। जीविका पर ही तय होता है कि कोई ग्राम पंचायत नगर निकाय बनेगा कि नहीं बनेगा। तो वर्कर की संख्या मांग लिया है, और कुल कृषि कर्मियों की संख्या मांगा है, कुल क्षेत्रफल जो वर्ग किलोमीटर में है उसको मांगा है, जनसंख्या का घनत्व मांगा है, सीमा, चौहद्दी, थाना क्षेत्र, इसका जो विहित मूल पत्र है उसका नक्शा सहित 30 अगस्त 2026 तक डीएम से मांगा है कि आप लोग इसकी रिपोर्ट दे दें कि कहाँ की जनसंख्या किस ग्राम पंचायत की जनसंख्या 12,000 से अधिक हो गई है। अगर 12,000 से अधिक हो गई है तो वह नगर पंचायत बन जाएगा, यानी नगर निकाय या नगर पालिका का क्षेत्र वो घोषित हो जाएगा। इसी तरह से
40,000 से अधिक की आबादी जहां पर है या किसी भी नगर परिषद का क्षेत्र विस्तार करना है तो अगल बगल के ग्राम पंचायतों को, राजस्व गांवों को शामिल करके उसको नगर परिषद घोषित किया जा सकता है। यही स्थिति नगर निगम के लिए भी है, क्योंकि नगर निकायों में भी त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है स्थानीय शासन की, जिसमें नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम होता है। तो यह नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना है, वह जब चाहे ग्राम पंचायतों को मर्ज कर सकता है, क्योंकि 2022 में इस तरह के कई उदाहरण दिखे थे जिसमें कई ग्राम पंचायतों में मुखिया चुने गए, वार्ड सदस्य चुने गए, पंचायत समिति के सदस्य चुने गए, फिर उसके बाद नगर विकास एवं आवास विभाग ने उसको नगर निकाय घोषित कर दिया और वहां के मुखिया का पद स्वतः खत्म हो गया, वार्ड सदस्य का पद स्वतः खत्म हो गया और पंचायत समिति का सदस्य का पद समाप्त हो गया। और फिर वहां से जो जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ना चाह रहे थे वे या तो मुख्य पार्षद का या उप मुख्य पार्षद का या वार्ड पार्षद का चुनाव लड़े थे, यानी 1 साल भी उनका कार्यकाल नहीं रहा और उसको भंग कर दिया गया। तो क्या इस बार जो चुनाव नगरपालिका क्षेत्रों का अगर गठन हो रहा है, अगर इसका ध्यान नहीं रखा गया कि नगर विकास विभाग आप दोनों के बीच तालमेल नहीं हुआ कि कौन नगर पंचायत का, नगर परिषद का आप नगर विकास विभाग द्वारा अपना परिसीमन या उसकी तैयारी कराई जा रही है, अगर पंचायती राज विभाग और नगर विकास विभाग साथ में राज्य निर्वाचन आयोग को शामिल करके पहले तय हो जाए तो पंचायतों के परिसीमन में भी आसानी होगी और बाद में वह नौबत नहीं आएगी कि पंचायत का आप चुनाव करा दें और उसके बाद फिर नगर पालिका का चुनाव कराएं। क्योंकि अगर इस साल 2026 में पंचायत चुनाव टलता है तो आपको याद होगा कि 2027 में नगर पालिका चुनाव है। तो नगर पालिका चुनाव और पंचायत चुनाव एक साल प्रायः चुनौती वाले हो सकते हैं, असंभव इसलिए नहीं कहा जा सकता कि सरकार अपनी मशीनरी का उपयोग करके कोई भी काम निर्धारित समय पर करा सकती है। तो 2027 में अगर पंचायत चुनाव टलता है तो 2027 में नगरपालिका चुनाव भी है, तो इसको भी ध्यान रखना है। अब आइए जो इसमें कुछ जैसे ललन कुमार जी पूछते हैं कि मतदाता का आबादी लिया जाएगा न कि कुल आबादी। तो जो अभी कैबिनेट का निर्णय हुआ है और पंचायती राज विभाग का जो आदेश जारी हुआ है उसमें पॉपुलेशन, आबादी यानी जनसंख्या पर ही ग्राम पंचायतों का गठन किया जाना है, यह आप साफ हो जाए। एक बलराम चौरसिया जी का कमेंट था कि पंचायती राज अधिनियम 2001 का ही फार्मूला है, कोई नया अपडेट नहीं है। हाँ, जनसंख्या बड़ी है तो परिसीमन बदलना निश्चित है। सही बात है बलराम चौरसिया जी, आप कह रहे हैं अगर परिसीमन हो रहा है और मंत्री, पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश जी का बयान अगर वही है जिसका आशय वो बोल रहे हैं कि नए सिरे से आरक्षण होगा, तो वह 2001 वाला ही फार्मूला लागू होगा जो पहला आरक्षण होगा और आरक्षण का वह फार्मूला पहला होगा। यह भी सिंह सेंगर राजपूत कहते हैं कि पैसा नहीं है सरकार के पास तो चुनाव कहां से होगा। लाल बाबू सहनी जी का कहना है कि 2011 की जनसंख्या से परिसीमन हो रही है तो उसके बाद ही पंचायत चुनाव कराया जाएगा। परिसीमन के बाद विकास कार्य तेजी से होगा और 1.5 गुना पंचायत के प्रतिनिधि चुने जाएंगे। बिहार के लिए बड़ी गौरव की बात होगी। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी एवं सरकार को लाख लाख बधाई एवं हार्दिक अभिनंदन। यह लाल बाबू सहनी जी का कहना है। राहुल सिंह का सवाल है कि जिस पंचायत की जनसंख्या 60,000 से कम है, बगल का गांव नगर निगम में है, उसकी जनसंख्या 5,000 है तो उसे बगल के ग्राम पंचायत में मिलाया जाएगा क्या?
राहुल जी एक चीज जान जाएं, ग्राम पंचायतों का जो गठन है वह 7,000 की आबादी पर है, यानी एक ग्राम पंचायत की आबादी 7,000 के निकटतम हो सकती है, कुछ ऊपर और नीचे। अगर आपका ग्राम पंचायत नगर निकाय क्षेत्र में के करीब आता है और वहाँ कार्मिकों की संख्या यानी 60% के आसपास की आबादी अगर गैर कृषि कार्य पर काम करती है तो आपके पंचायत को बगल के नगर पंचायत में मिला दिया जाएगा, वह नगर निकाय का क्षेत्र हो सकता है। एक संभावना है। दूसरी संभावना यह है कि आपके ग्राम पंचायत के आसपास अगर कोई राजस्व गांव है तो उसको आपके ग्राम पंचायत में शामिल करके उसका नामाकरण भी, चूंकि आपका सबसे बड़ा राजस्व गांव है, 5,000 की आबादी है, तो ग्राम पंचायत का नाम भी उसी पर रखा जा सकता है। तो ये दो संभावनाएं हैं, या तो नगर निकाय क्षेत्र में चला जाएगा या बगल से आबादी लेकर, पॉपुलेशन जनसंख्या लेकर आपके ग्राम पंचायत में उसको शामिल किया जाएगा। कुछ अतुल झा जी है, इनका अपना एक बड़ा अनोखा सवाल है। धकजरी पंचायत के चननपुरा गांव के बभन टोली के खौवारे पट्टी में पीताम्बर झा के मकान के उत्तर के बगल में मेरा मकान है, लेकिन मकान में अभी तक आम रास्ता का निर्माण नहीं हुआ है, जिससे आने जाने में समस्या होती है, कार स्कूटी ठेला नहीं जाता है। तो इसका चुनाव से और परिसीमन से अतुल झा जी कोई उसका संबंध नहीं है। यह आप सवाल उठाएं, सही बात है। एक अशोक सिंह जी का सवाल है कि प्रखंड प्रमुख के चुनाव के क्या व्यवस्था होगी, यह बताएं। तो जब परिसीमन होगा, चुनाव होगा, तो प्रखंड प्रमुख का भी चुनाव होगा, यह आपको मालूम है। और अभी तक तो प्रखंड प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से ही होता आ रहा है, तो इस बार भी संभव है कि पंचायत समिति के सदस्य ही प्रमुख का चुनाव करेंगे। उदय पटेल कुर्मी, इनका अपना है कि कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर हम चाहें तो एक दिन में 7,000 लोगों का काम नहीं होगा, हो सकता है, हम खुद चलकर करेंगे और आने दीजिए समय। हर हर महादेव। चलिए भाई। इसके बाद परमानंद सिंह का है, कुल मिलाकर प्रतिनिधियों के संख्या यथावत रहेगी। इनका यह कहना है कि संख्या यथावत रहेगी। नरेश वर्मा जी का कहना है कि इस बदलाव का कारण फिर तो पंचायत चुनाव में देर लगेगी, कृपया स्पष्ट करें। तो आपको मैंने अभी अपडेट किया है नरेश जी कि राज्य निर्वाचन आयोग परिसीमन का गाइडलाइन तैयार कर रहा है और परिसीमन कराने की तैयारी है। तो यह अगर परिसीमन होता है तो परिसीमन के बाद ही चुनाव होगा। अब आप देखें कि परिसीमन कितने दिनों में होता है। चंदन मिश्रा जी का कहना है कि अभी तक सरकार झक मार रही थी। अब आप समझ सकते हैं। एक सुरेश प्रसाद यादव जी का सवाल है कि यह स्पष्ट कीजिए कि जनसंख्या के आधार पर या वोटर के आधार पर परिसीमन होगा। सुरेश जी, यह आप तय मानिए, परिसीमन जब भी होता है तो जनसंख्या के आधार पर होता है, वोटर के आधार पर नहीं होता है। अनिल सिंह जी का कहना है कि सभी जाति को आरक्षण मिल जाता है, आप सदन से पूछें पिछड़ी जाति का आरक्षण कहाँ चला गया। यह तो सवाल मैंने इसके पहले भी वीडियो में कहा था कि अगर रिजर्वेशन की बात की जा रही है तो अति पिछड़ी जातियों को रिजर्वेशन जो कुल पोस्ट है उसमें मात्र 20% पोस्ट दिया जाता है, जिससे 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं हो। उसमें जो 112 जातियां हैं अति पिछड़े में, इसको स्पेशल हर जाति को अभी तक शायद ही रिजर्वेशन मिला हो।
इसके अलावा आ जाइए, ये राघव प्रसाद जी का पूछना है कि परिसीमन 2011 के जनसंख्या अनुसार नहीं होना चाहिए। उनका कहना है कि जो परिसीमन है वह 2011 की जनसंख्या के अनुसार नहीं होना चाहिए। और इसके बाद कई इस तरह के सवाल आए हैं कि एक है दयाकांत ठाकुर जी, SIR 25 क्यों नहीं मान्य होगा। तो दयाकांत ठाकुर जी, SIR का काम दूसरा था, वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन था, वो वोटर लिस्ट का रिवीजन था। उसमें देखा गया था 3-4 कैटेगरी थे कि कितने मतदाता जीवित हैं, कितने मतदाता बिहार से बाहर चले गए हैं, कितने मतदाता अपना स्थान बदल दिए हैं। तो वो वोटर का था। परिसीमन जब भी होगा तो जनसंख्या का होगा, यह आप ध्यान रखें। उसमें कहीं से भी SIR की बात नहीं है, यानी गहन पुनरीक्षण की बात जब भी होगी तो वह वोटर लिस्ट की होती है, परिसीमन में नहीं होती है, यह ध्यान रखें। इसीलिए SIR का जो 2025 में विधानसभा चुनाव के लिए कराया गया था, वह SIR वोटरों के लिए कराया गया था, उसमें परिसीमन नहीं था। राजेश रंजन कुमार जी का पूछना है, अब आपको आबादी या वोटर, आपको जवाब मिल गया होगा कि आबादी पर होगा। कई इसी तरह से मित्रों का लंबा लंबा सवाल है, तो मेरी कोशिश यही थी कि आपके और कई सवाल जो थे, जैसे रमेश कुमार जी का कहना था परिसीमन नहीं कराना चाहिए, परिसीमन नहीं कराना चाहिए। यह तो निर्णय अब सरकार ले लिया है कि परिसीमन अब होगा, और कैबिनेट निर्णय हो गया है और पंचायती राज विभाग द्वारा इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। तो यह तो होना है। इसके अलावा डॉक्टर नवीन कुमार का कहना है कि चुनाव कब तक हो सकता है। नवीन जी, आप समझ लें कि अगर परिसीमन की कार्रवाई शुरू हो गई है तो चुनाव जब तक परिसीमन नहीं खत्म होता है, परिसीमन खत्म होगा उसके बाद ही चुनाव की कोई प्रक्रिया आरंभ हो सकती है। क्योंकि उसके बाद अगर परिसीमन हो रहा है तो उसमें चुनाव क्षेत्र गठित होगा, उसकी आबादी उसमें डाल दी जाएगी, उसके बाद उसमें रिजर्वेशन का फार्मूला लागू किया जाएगा, तब जाके उसके बाद चुनावी कार्यक्रम की घोषणा होगी। यह इसका प्रक्रिया है। तो इस तरह से कई इसमें पक्ष हैं, जैसे जो पुराने प्रतिनिधि हैं या जो नए प्रत्याशी हैं, उनकी इच्छा है कि पहले चुनाव हो जाए, परिसीमन बाद में हो जाए। यानी चुनाव जो है वह निर्धारित समय पर हो, परिसीमन उसके बाद कराया जाए। जैसे एक जो कुणाल पटेल जी, उनका तर्क था कि जो पहला परिसीमन किया गया था 1993, 94, 95 में, लेकिन चुनाव कराया गया था 2001 में, यानी चुनाव परिसीमन के बाद सरकार ने पूरी तैयारी की थी, उसके बाद चुनाव कराया गया था। तो यह भी एक पक्ष है कि आप अगर समय पर चुनाव चाहते हैं तो पहले चुनाव करा लीजिए, तब परिसीमन कराइए, नहीं तो परिसीमन बहुत जल्द करा लीजिए, तब चुनाव कराइए। यह तो ऐसा, अब जनता के मन में कई तरह के सवाल हैं जिसका जवाब अब आने वाले समय में या तो सरकार की ओर से दिया जाए, या राज्य निर्वाचन आयोग अगर गाइडलाइन जारी कर देता है तो यह माना जाएगा कि सबसे पहले परिसीमन ही होगा, परिसीमन के बाद ही चुनाव की बात हो सकती है। और यह जो लग रहा है कि परिसीमन होके ही रहेगा, उसके बाद ही चुनाव होगा। और नगर विकास विभाग इसका एक पार्टी है, तो उसको भी ध्यान में रखना होगा। मित्रों, आज तक का अपडेट यहीं तक। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक भी कर लें, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें कि यह वीडियो आपकी मांग पर मैंने बनाई है। आप अपनी कमेंट इस पर दें कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। एक और निवेदन है आपसे, आप जहां से भी देख रहे हैं, कम से कम अपना जिला
अपना ब्लॉक और अपने ग्राम पंचायत का नाम लेंगे तो आगे आने वाले वीडियो में मैं आपके जिला, प्रखंड और ग्राम पंचायत के साथ आपके नाम को संबोधित करूंगा, तो मुझे भी पता चलेगा कि दर्शक कहां से देख रहे हैं। दूसरी अपील यह है कि अगर YouTube पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। आज का वीडियो अब मैं यहीं समाप्त करता हूं। आप मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद, नमस्कार।